हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे कल बात हो रही थी लास्ट लेक्चर में, उसमें से आपको कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना हो, कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो। कल हमने जो बात की उसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अपना मेन टॉपिक था। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हमने देखा। एक सिंपल इंटरेस्ट का अपना जो फॉर्मूला था, थोड़ा सा सिर्फ फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। PRN/100 करके बात हो रही थी। फिर इसमें हमने देखा प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन, ये सब दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट का बेस ये है कि इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ओनली। इसके अंदर कोई इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। जो आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया हर साल उसी पे फिक्स ब्याज मिलता रहेगा। तो गिनना भी बहुत सिंपल है और कैलकुलेशन लिमिटेड रहता है। अदरवाइज बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो वहां हम देख रहे हैं कि एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। मतलब फर्स्ट ईयर में सिचुएशन ऐसी है कि P+I हो जाएगा, बट ये बन जाएगा अमाउंट। अब जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट बना उस पे आपको मिलेगा नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का, और फिर ये बन जाएगा सेकेंड ईयर का अमाउंट, ऐसे चलता रहेगा। तो दिस इज अ डिफरेंस। कंपाउंडिंग का जो मल्टीप्लीकेशन इंपैक्ट है लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़ता जाता है। मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड बेचते हैं, मतलब दे ट्राई टू कन्विंस यू कि इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। वो एक वर्ड बहुत यूज करते हैं, सर कंपाउंडिंग का इफेक्ट बहुत अच्छा होता है और आप लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, वैसा करके। मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली उसका कैलकुलेशन कल समझाऊंगा कि वो कैसे करता है, या आज टाइम होगा तो आज देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। अब इसमें क्या होता है ना, वो लोग जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं या SIP में, तो बोलते हैं सर आपको ना लॉन्ग टर्म तक अगर होल्ड करना है तो ये कुछ सेंस है। अगर आप सोचो 6 महीने, साल, 2 साल के इन्वेस्ट करना है तो मत करो। एटलीस्ट दे से सर 7 to 8 ईयर्स या 10 ईयर्स तक का होराइजन रखो तो बहुत अच्छा रहेगा। उसका रीजन ये है, बिकॉज आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते जाते हो, सपोज आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1 साल का उस पर आपको 12% रिटर्न एवरेज मिल रहा है, तो 1,12,000 हो गया। अब नेक्स्ट ईयर ना 1,12,000 पे 12% मिलेगा। ये ऐसे चलता जाएगा। तो जितना आप लेटर ईयर्स में जाके देखोगे ना, ये इंटरेस्ट पोर्शन बढ़ता ही जाता है, काफी बढ़ जाता है। एक पॉइंट पे तो ऐसा होगा जितना आप हर साल इन्वेस्ट कर रहे हो उससे ज्यादा तो इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हो रहा है। तो ये लेटर ईयर्स पे होने वाला है। स्टार्टिंग में आपको कम दिखेगा, लेकिन लेटर ईयर्स में ना वो सीधा 2 फोल्ड 3 फोल्ड 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो आपका लगेगा गजब रिटर्न आ रहा है ये तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, आप जितना इन्वेस्ट करते जाओगे ना उतना यहाँ पे रिटर्न जो है वो बढ़ता जाएगा। तो कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है, ये वाला जो पार्ट है जो अपने फॉर्मूला में देख रहे थे ना, ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट बहुत खतरनाक है। ये जो अपन कर रहे हैं ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। इंटरेस्ट एड ऑन करता जाना, वैसा मैं ट्राई करता हूँ इसमें आपको कुछ बता सकूँ तो जस्ट अ मिनट देखते हैं। अगर वो कैलकुलेशन यहाँ पे मिला तो आपको अभी एक आइडिया आ जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो भी इससे कनेक्टेड है, फ्यूचर वैल्यू एंड एवरीथिंग। एक एप्लीकेशन है जिसमें पूरा कैलकुलेशन ही आ जाता है, तो उसमें अपने को मैन्युअली कुछ नहीं गिनना है। चलो बेस्ट, पूरा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको कल भी बोला, मैं फॉर्मूला बेस्ड नहीं जाता हूँ। फाइनेंस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। फॉर्मूला वाला जो स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, फॉर्मूला में नंबर डाले आंसर आ गया, अगर वही करना है तो किसी से भी कहीं से भी कुछ भी पढ़ लो, फिर कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन कंसेप्चुअली आपको जो समझने में मजा आएगा ना, वो फॉर्मूला वाले में नहीं आएगा। देखो ये चीज आपके सामने बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो, फाइनेंशियल कैलकुलेटर इंडिया करके। इसमें इन्होंने सारा समझाया हुआ है कैलकुलेशन। आप डायरेक्ट नंबर्स डालो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो अलग अलग स्कीम्स सारी, बहुत अच्छा है बनाया हुआ है। म्यूचुअल फंड, टैक्सेशन, इंश्योरेंस, सब कुछ है। कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू। चलो इसमें कुछ डेटा डाल के देखते हैं। आपने ना कुछ अमाउंट लमसम डिपॉजिट कर दिया, मतलब SIP नहीं है, वन टाइम। आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रख दिए, भूल गए, अपने को निकालने नहीं, कभी पड़े रहेंगे। एनुअल इंटरेस्ट अज्यूम कर लेते हैं 12% पर एनम, और जो टर्म है लेट इट बी 5 years for once। अब देखो ये आया रिजल्ट। मैंने 1 लाख रुपए वन टाइम डिपॉजिट कर दिए, 12% पर एनम का ब्याज मिल रहा है, और 5 साल के लिए डिपॉजिट किए। 5 साल के बाद मेरे पैसे इतने हो जाएंगे। तो ये जो 1 लाख रुपए है
ये कितना बन जाएगा 1,76,000। मुझे रिटर्न कितना मिला 76,000 5 साल में। ठीक है, तो ये डेटा आपके सामने। अब इसका ना हम इसको रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ये रिपोर्ट है। फर्स्ट ईयर में आपको ये आपने जो गिन रहे थे वो ये देख लो, आप कैलसी पे टैली भी कर सकते हो। 1 लाख पे 12% इंटरेस्ट कितना हो गया 12,000 हो गया। 1 साल के बाद टोटल कितना बन गया 1,12,000। अब नेक्स्ट ईयर में आपको 1,12,000 पे 12% इंटरेस्ट मिला। देखो इंटरेस्ट बढ़ गया, फिर ये इंटरेस्ट इसमें जुड़ गया, ये अमाउंट वाली कॉलम है। फिर इस पे 12% मिला, फिर जुड़ गया, फिर 12% मिला, फिर जुड़ गया। आप देख रहे हो इंटरेस्ट ग्रो होता जा रहा है। फर्स्ट ईयर में 12,000 था, फिफ्थ ईयर में सीधा 19,000 तक टच हो गया। डिफरेंस पता चला। अब ये जो मैं कंपाउंडिंग का पावर लेटर ईयर्स में बता रहा हूँ, मैं इसमें और कुछ नहीं करूंगा, अभी मैं ड्यूरेशन बढ़ाता जाऊंगा। 5 साल के बदले अब हम 10 साल तक पैसा होल्ड करेंगे, वही 1 लाख रुपए, कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं करना। देखो क्या चेंज आता है। ये जो ड्यूरेशन है इसको अपने चेंज करा देते हैं। थोड़ा स्लो चल रहा है। अब मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा फास्ट चल तो अच्छा है। अब ये है रिजल्ट। सेम अमाउंट है 1 लाख रुपए। आपने कुछ और ऐड नहीं किया, वही 1 लाख रुपए जो आज लगाया था और भूल गए थे। 10 साल के बाद विद इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3,10,000। 3 गुना हो गया। अभी 176 था, अब कितना हो गया सीधा 3,10,000। अब इसकी रिपोर्ट देखो। ये मैंने अमाउंट ज्यादा ले लिया, जीरो ज्यादा ऐड हो गया। वो नेट के थ्रू चल रहा है, थोड़ा ऐप स्लो चल रहा है। चलिए यार, इतना बढ़िया चल रहा था, अभी क्या हो रहा है। स्लो चल रहा है ना, इसलिए इशू आ रहा है।
चलिए, अब हमने ड्यूरेशन कर दी 10 ईयर्स की, ये कैलकुलेशन है। अब इसकी अगर रिपोर्ट देखेंगे तो देखो इंटरेस्ट किस स्पीड से बढ़ रहा है वो देखो, 12,000 एनुअली शुरू हुआ था, अमाउंट तो एक ही बढ़ा रहा ना, बार बार इन्वेस्ट नहीं हुआ, कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिख रहा है। लास्ट 10वें साल में देखो 33,000 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में, उसी 1 लाख पे जो आपने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था। दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग। कहाँ 12,000, कहाँ 34,000। ये अगर आप और इन्वेस्ट करके रखोगे, इन्वेस्टमेंट होल्ड करोगे, ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने कुछ करना ही नहीं, बस बैठे रहना है, पैसे लगा के भूल जाना है। एक लाख के 10 लाख, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये स्कीम है। रिपोर्ट 20th ईयर में 1,03,000 तो ब्याज मिला है, जो आपने 1 लाख रुपए 20 साल पहले लगा के रखे थे उस पर, समझ आया? तो ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। तो जितना ज्यादा आप होल्ड करके रखोगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होता जाएगा। क्लियर ये पॉइंट? कैलकुलेशन समझ आया? चलो देखते हैं, अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। बीच में फिर इसका और यूज आएगा तो मैं बताता जाऊंगा। हाँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अपना फॉर्मूला हम देख रहे थे, समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट और पूरा बेस यही फॉर्मूला है। अब आगे चैप्टर में जितनी बात होगी ना, उसका फाउंडेशन ये रहने वाला है। वैसा नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूं मैं डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड एन्युटी। एन्युटी का सिंपल मीनिंग है ईएमआई या फिर इंस्टॉलमेंट्स। सिंपल मीनिंग अगर एकदम शॉर्ट में 1 वर्ड में समझना है, एन्युटी क्या होता है? वो इंस्टॉलमेंट। अब टेक्निकली भी समझ लेते हैं। एन्युटी का मतलब एक ऐसा कैश फ्लो जिसका अमाउंट जो है, मतलब जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हमेशा सेम रहेगा, और जो ड्यूरेशन या टाइम गैप है बिटवीन 2 पेमेंट्स वो भी सेम रहेगा। जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, बैंक से लोन लेते हो तो इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस करना पड़ता है। वो इंस्टॉलमेंट कितनी फ्रीक्वेंसी पे करते हो? रैंडमली पे करते हो, जब पैसे आए दे देना थोड़े थोड़े करके, या फिक्स डेट पे करना पड़ता है? और अमाउंट कैसा होता है? हर महीने फिक्स रहता है या अलग अलग रहता है? फिक्स रहता है। आपने अगर होम लोन लिया तो बोलते हैं ना सर 25,000 रुपीज का आपका मंथली इंस्टॉलमेंट आएगा, हर महीने की 5 तारीख को आपके अकाउंट से इतने पैसे कट जाएंगे। तो एवरी मंथ, एवरी 30 डेज आपके अकाउंट से 25,000 रुपया माइनस कर लेंगे। सो ये क्या है? दिस इज एन्युटी। एक ऐसा कैश फ्लो है जिसका अमाउंट जो है वो सेम रहता है, ठीक है, और ड्यूरेशन जो है, ठीक है, वो ड्यूरेशन भी सेम रहेगा। टाइम गैप 1-1 महीने का, ये कंडीशन यहाँ पे होती है। आया समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये एन्युटी का बेसिक मीनिंग हो गया। अब एन्युटी के 2 टाइप्स हैं, या फिर लिख लेना, एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू। इसका एक दूसरा नाम भी है इमीडिएट। पहले पूरा समझा देता हूँ फिर नोट कर लेना आराम से। एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू। रेगुलर का मतलब है एट द एंडिंग ऑफ द ईयर, एंडिंग ऑफ द टर्म, और इमीडिएट का मतलब है एट द बिगिनिंग। अब समझा देता हूँ। नॉर्मली अगर आप कोई चीज लोन पे खरीदते हो, आपने आज लोन लिया और गाड़ी खरीद ली, पहला इंस्टॉलमेंट आज दोगे या अगले महीने से? इंस्टॉलमेंट पहला ईएमआई कब से आएगा? आज ही पैसे कट जाएंगे या अगले महीने से कटेंगे? नॉर्मली क्या होता है, आइडिया है? अगले महीने से। ऐसे होता है ना, आज तो गाड़ी खरीदी है तो घूमो फिरो एंजॉय करो, अगले महीने पैसे कटेंगे, ठीक है, यही होता है। तो उसको हम बोलते हैं एन्युटी रेगुलर। रेगुलर इसलिए क्योंकि सब लोग यही फॉलो करते हैं। आपने आज कार खरीदी है, एक डाउन पेमेंट देना पड़ता है, वो अलग चीज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। सपोज फॉर इंस्टेंस आपने गाड़ी खरीदी 12 लाख रुपए की, ठीक है, उसमें से 2 लाख रुपए आपने अपनी पॉकेट से पे किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाउन पेमेंट। बाकी का 10 लाख रुपए जो है ना, वो आपने करा लिया लोन। अब इस पे जो ईएमआई आएगा वो आप कब से पे करोगे? अगले महीने से, जो भी 20-25,000, 15,000 एनीथिंग, ठीक है, तो वो आएगा आपका 10 लाख रुपए पे ईएमआई, वो अगले महीने से आएगा, ये कंडीशन है। दूसरी चीज, एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट। अगर बाई चांस बैंक ऐसी कंडीशन रखे कि पहला इंस्टॉलमेंट आपको आज ही पे करना है, फर्स्ट ईएमआई आज से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट मंथ से नहीं, तो उसको बोलेंगे एन्युटी ड्यू या इमीडिएट।
नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली यही चलता है, इसलिए इसको रेगुलर बोलते हैं। बट ऐसा करना चाहे तो हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये तो दोनों मीनिंग हो गए। तो आप पहले ये चीज नोट कर लो कि भाई एन्युटी है क्या सिंपल टर्म्स में, और एन्युटी के दो टाइप, इसको शॉर्ट में लिख लो, एट द एंडिंग ऑफ द टर्म, एट द बिगिनिंग ऑफ द टर्म। टर्म कुछ भी हो सकता है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। और फिर है ना साथ साथ में मुझे सोच के ये बताना कि इन दोनों सिस्टम में से जो बोरोवर है, ठीक है, जो कस्टमर है, उसके लिए कौन सा सिस्टम ज्यादा फेवरेबल है, और जो बैंक है उसके लिए कौन सा सिस्टम ज्यादा फेवरेबल है। ये आप 2 मिनट लेके सोचना और फिर मुझे बताओ। तब तक ये लिख लो, नोट कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। फिर ये बाथरूम का थोड़ा सफाई करना पड़ेगा, ये सब एरिया कितना गंदा है। देखो ना ये हालत तो देखो इसकी, ये ऊपर देखो, जाने वाले लगे, दीवारों पे पूरी मिट्टी है, ये सब भी तो करना पड़ेगा। हाँ, पानी से पूरा ये पॉट। वो जो काम का नहीं है ना, वो हटा देता हूँ। ये सब कुछ काम का नहीं है, ठीक है। मेनली आपको ये लिखना है। चलो, नोट किया? कुछ समझ आ रहा है? एन्युटी रेगुलर जो है, एज अ कस्टमर, एज अ बोरोवर, आपका उसमें फायदा है, या एन्युटी ड्यू में? एज अ कस्टमर आपके लिए रेगुलर में कस्टमर को फायदा है, ऐसा रीजन? फाइनेंशियली, पैसों के टर्म्स में आपकी बचत किस में हो रही है? तो उसे एट ए टाइम अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। हाँ, एक सोच वो हो सकती है कि चलो आज के आज नहीं देना पड़ेगा, अगले महीने दे देंगे। बट बैंक वाले तो बड़े पक्के हैं ना भाई, एक एक मिनट का हिसाब हो रहा है, जितना पैसा आप जितने दिन यूज करना चाहो करो, हम तो खुश है, बैंक वाले तो खुश है। क्यों? क्योंकि फिर ब्याज लेंगे। समझ आ रहा है? तो जो पैसा आप आज देने वाले थे, अगर आप वो 1 महीने बाद दोगे, तो बैंक वाला आपको ये पैसे फ्री में यूज करने देगा या उसका ब्याज लेगा? ब्याज लेगा। तो जितना पैसा लेट पे करोगे उतना उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, इसलिए उन्होंने ये सिस्टम रखा है। रेगुलर वाले में क्या होता है, बोलते सर आज कहाँ आप ये सब पैसों वैसों का टेंशन ले रहे हो, एक काम करो, गाड़ी खरीदिए, आराम से घूमो फिरो, पार्टी वार्टी करो, एंजॉय करो, डुमस घूम के आओ, लॉन्ग ड्राइव पे जाके आओ, ठीक है। पैसों का टेंशन मत लो, अगले महीने दे देना। ईएमआई का क्या है, इंस्टॉलमेंट वाले में कोई टेंशन नहीं है ना, नेक्स्ट मंथ आराम से दे देना। अब सपोज आपकी गाड़ी का ईएमआई जो है ना वो 25,000 रुपये आ रहा है, और गाड़ी का लोन आपका था 10 लाख रुपए का। अब बात समझो, अगर ये 10 लाख रुपए में से 25,000 आप आज ही दे देते, आज ही ड्यू, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रहता? 975। तो अगला ईएमआई कब आएगा? नेक्स्ट मंथ आएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ आप अगले 1 महीने तक 9,75,000 रुपीज यूज कर रहे हो बैंक का। ऐसे होता है, ब्याज तो ऐसे ही गिनेंगे। अब बैंक वाले जो ब्याज गिनते हैं वो ऐसे ही गिनते हैं। सपोज इसके ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट रेट बोला है ना, तो 10% 1 महीने का ऐसे गिनेंगे, तो कुछ इंटरेस्ट वो लोग इसके अंदर चार्ज करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट मंथ 975 में से आप और 25 चुका दोगे, तो अगले महीने आउटस्टैंडिंग कितना बचेगा? 950। फिर इस पे गिनेंगे मंथली, वैसे ही कैलकुलेशन होगा। पर इसके बदले वो आपको क्या बोलते हैं, सर आज के आज ये देने की जरूरत नहीं है, अगले महीने चुकाना ना आराम से, आज तो गाड़ी लो, घूमो फिरो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है पता है? आज आपने 10 लाख रुपए उधार लिए ना, आपने इसमें से कुछ भी चुकाया नहीं, तो आपने अगले 1 महीने तक ये पूरे 10 लाख यूज किए, तो अब जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा? 10 लाख पे लगेगा। समझ आ रहा है? तो कुछ ब्याज ज्यादा ही मिला होगा ना उनको। बात समझ आई? अच्छा, इसका कास्केडिंग इफेक्ट है, हर महीने इसका इंपैक्ट पड़ेगा। दिस इज नॉट ओनली अबाउट 1 मंथ, क्योंकि अब अगले महीने आपका 975 बाकी होगा। देखो यहाँ अगले महीने कितना बाकी था? 950। तीसरे महीने ये 925 हो जाता, यहाँ तीसरे महीने 950 होगा। तो अगर आपका 5 साल का ईएमआई है ना, तो हर महीने आपको ज्यादा ब्याज चुका रहे हो इस मेथड में, इसलिए तो रेगुलर है। आम आदमी को बेचारे को फाइनेंस समझ में आता नहीं है। 99% लोगों को फाइनेंस समझ में नहीं आता है, बहुत कम लोगों को आता है। तो वो क्या सोचते हैं, जैसे आपने बोला सर अच्छा है ना, आज पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बाद में देंगे, फ्री में थोड़ी यूज करने को मिल रहा है, ब्याज लग रहा है। तो वो चीज क्या है, आम कस्टमर को समझ नहीं आती। वो सोचता है चल आज तो नहीं देना, कल दे दूंगा, ईएमआई तो 25,000 ही है ना, आज भरूंगे कल भरूं। अरे भाई उसके अंदर जो ब्याज का कंपोनेंट है वो तो फिर चेंज हो गया ना, कि 25,000 जो आप ईएमआई पे कर रहे हो,
इसमें दो कंपोनेंट है ना, एक प्रिंसिपल चुका रहे हो और एक इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो रेशियो में तो फर्क हो जाएगा अंदर, वो बात समझ नहीं आती। इसलिए ना जो वो एडवाइजर होते हैं ना लोन वाले, वो जिसको नहीं अक्ल होती उसको पूरा घुमा देते हैं। पहले आपसे पूछे ना आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, बस उससे समझ जाते हैं कि इसको फाइनेंस की कितनी नॉलेज होगी। नहीं होती तो उसको ऐसा घुमा देते हैं, उसको मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ ज्यादा इंटरेस्ट भर के चला गया। और जिसको नॉलेज होगी आप जाके बोलोगे मैं तो CS हूँ, ठीक है, मैं तो फाइनेंस का काम करता हूँ, MBA हूँ, नहीं इसको उल्लू नहीं बनाएंगे, इसके साथ सही से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि दो चीज आप उसको गिनवा दोगे कि भाई मेरे को मालूम है ऐसा कैसे होता है। बात समझ आई? तो ये कैलकुलेशन इस तरीके से वर्क करता है। तो रेगुलर वाले में बैंक का फायदा है, कस्टमर का नुकसान है, इसलिए दुनिया में यही चलता है। कस्टमर को थोड़ी फायदा करने देंगे, फायदा तो बैंक वाले को करना है। बात समझ आई? तो ये एक टॉपिक अपना एन्युटी वाली स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है एक टर्म की, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू में सिचुएशन क्या है, और एक और टर्म आएगा साथ में, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। मैं दोनों समझा देता हूँ, बड़ा इजी है, इतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अभी अपन वो कैलकुलेशन नहीं देख रहे थे, जैसे आज हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और इंटरेस्ट रेट था 12% पर एनम और ड्यूरेशन था 10 साल का, ऐसे ही कुछ था। इसको जब हमने इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टिंग किया कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो जो फाइनली अपना अमाउंट आ रहा था ना वो कुछ 3,10,840 रुपये समथिंग था, ठीक, ये कुछ अमाउंट आ रहा था, 3,10,000 समथिंग ये अमाउंट था। अब आज का 1 लाख 10 साल के बाद कितना हो गया, 3,10,000, समझ आया? सो दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में इतनी वैल्यू इसकी मिलेगी, वैसा है। और उल्टा क्वेश्चन पूछो कि मुझे 10 साल बाद 3,10,000 रुपए की जरूरत है, आज कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूं इतने रेट पे कि एग्जैक्टली 3,10,000 रुपए बन जाए, तो आपका आंसर होगा सर 1 लाख। 1 लाख इन्वेस्ट कर दो तो हो जाएगा। सो दिस इज टुडेज वैल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू। आई बात समझ में? बहुत सिंपल। तो आज के पैसों की वैल्यू फ्यूचर में ब्याज के साथ कितनी होगी, वो फ्यूचर वैल्यू, और आज के पैसों की वैल्यू आज तो इतनी रहने वाली है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। पूरा डेटा यही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। अगर मैं ये वाला पोर्शन जो है ना ये मिसिंग कर देता हूं तो मैं आपको बोलूंगा फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू, बाकी डेटा तो वही रहने वाला है। मैं उल्टा कर देता हूं, मैं यहाँ पे 1 लाख लिख देता हूँ और ये गायब कर देता हूँ, मैं बोलूंगा फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू। बात समझ आई? सब कुछ इसी में, बट क्या ढूंढना है और क्या दिया हुआ है उस बेसिस पे नाम चेंज हो जाता है। कोई कंफ्यूजन इसमें? समझ आया? और फ्यूचर वैल्यू गिनते कैसे हैं? फ्यूचर वैल्यू गिनने का जो फॉर्मूला है आपका वो वही रहने वाला है जो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको बताया था। फ्यूचर वैल्यू गिनना मतलब कंपाउंडिंग करना। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला क्या देखा, ये देखा था, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट R/100। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो I की वैल्यू हो जाएगी 0.1, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो I की वैल्यू हो जाएगी 0.12, वैसा था। मैं अगर इसी फॉर्मूला में A का नाम चेंज करके फ्यूचर वैल्यू लिख दूं तो भी क्या फर्क पड़ेगा, मुझे बताओ, ये सही है गलत है? 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट किए, 12% का इंटरेस्ट रेट, 10 साल का इन्वेस्टमेंट, आ जाएगा ना 3,11,000, हो गया ना? तो ये तो फॉर्मूला है, मैंने इसलिए आपको बोला ये फॉर्मूला बहुत फाउंडेशन है, आगे पूरा चैप्टर इस पे ही चलने वाला है। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर? और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। बस इसमें और कुछ भी नहीं है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, और ये फ्यूचर वैल्यू का ही फॉर्मूला है। तो आप टाइटल दे दो फ्यूचर वैल्यू वाला और उसमें ये बात लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, ये टर्म लिख लो कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, इतना नोट कर लो। और अगर हमें इसको प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में लिखना हो तो भी कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें पता है ये चीज जो है ना ये एक्चुअली फ्यूचर वैल्यू है और ये चीज जो है ना प्रेजेंट वैल्यू है, पता है, और कुछ नहीं। तो अगर इसी फॉर्मूला को मुझे प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से लिखना हो तो मैं पता है कैसे लिखूंगा, अपना बेसिक फॉर्मूला तो यही वाला है। इसमें प्रेजेंट वैल्यू ये होती है ना, तो अगर ये मिसिंग है तो मैं बाकी के फैक्टर्स एक तरफ ले सकता हूँ। बोलो चलेगा ये? मैंने क्या किया पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नीचे ले गया डिवाइड में जो मल्टीप्लाई में था। ये जो फॉर्मूला है ना इसको ऐसे लिख देता हूँ, हो गया प्रेजेंट वैल्यू। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग।
जो अपना आगे जाके मेन टॉपिक बनेगा फॉर कैपिटल बजटिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। ये बताइए ये अमाउंट कौन सा है, 3,11,000, इसमें से ब्याज निकाल दूंगा तो 1,00,000 मिल जाएगा। डिस्काउंट करना मतलब ब्याज का कंपोनेंट हटा देना, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। तो ये दो चीजें हैं आमने सामने। अब आप लिख लो उसको। ये लिख लो पूरा। भाई शनिवार को 30 तारीख को 8 से 10 तक 2 घंटे का मिलेगा क्या? शनिवार को 30 तारीख को टूर्नामेंट है अपना, 5 बजे से रात को 12 बजे तक, तो दोनों टर्फ फुल है। बोलो, हो गया? समझ आई? अब बताए आगे जो टॉपिक है ना, वो उसमें नया क्या है वो समझते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें इन्होंने इन सारे टॉपिक्स को मर्ज किया। जैसे अभी मैंने आपको एक बताया एन्यूटी, फिर मैंने एक बताया फ्यूचर वैल्यू, और एक हमने देखा प्रेजेंट वैल्यू। अब है ना, इन्हीं चीजों को हम मिक्स करेंगे, कंबाइन करेंगे। जैसे फ्यूचर वैल्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्यूचर वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी कैश फ्लो की, तो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज बनती है। एक बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो या वन टाइम कैश फ्लो, ऐसे बोला जाता है। दूसरा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, और तीसरा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू। अब ये क्या चीज है वो समझते हैं। सिंगल कैश फ्लो का मतलब अभी जो अपन एग्जांपल देख रहे थे कि जहां अपन ने 1,00,000 रुपए डिपॉजिट किया 10 साल के लिए 12% ब्याज पे, समझ आया? और ये जो डिपॉजिट हमने किया एक ही बार किया कि हर साल करने वाले, एक ही बार किया, तो इसको बोलेंगे वन टाइम कैश फ्लो या फिर बोलेंगे सिंगल कैश फ्लो। ठीक है, अब इसकी हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला तो अपन ऑलरेडी देख चुके, वही था कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, कुछ नया तो था नहीं। तो ये जो केस है, ठीक है, इसके फॉर्मूला में कुछ भी नया नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली सेम वही जो अभी देख रहे थे, फ्यूचर वैल्यू P इंटू 1+i रेज टू n, बात खत्म। ये तो अभी अपन सीख चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नया पॉइंट यहाँ पे आएगा एन्यूटी रेगुलर एन्यूटी ड्यू में। तो मैं डायरेक्टली इसके एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल देखो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। अब एग्जैक्टली क्या है, एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं। इसमें ऐसा कुछ है कि हम लोग हर साल कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कोई एनुअल स्कीम है, मैं हर साल 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, जिसपे मुझे एक रेट ऑफर किया गया है 12% पर एनम का, और स्कीम की ड्यूरेशन है 5 साल की। 5 ईयर्स तक मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। एवरी ईयर हर साल के एंड में 1 लाख रुपए देने हैं। एंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर एन्यूटी रेगुलर है, अगर स्टार्टिंग बोलता तो ड्यू हो जाता, कैलकुलेशन में पड़ेगा फर्क। अब इस चीज को ना एक टाइमलाइन से समझते हैं, फिर कैलकुलेशन देखते हैं कैसे होगा। ऐसा कुछ हमें 1-1 लाख रुपए डिपॉजिट करने स्कीम में। पहला 1 लाख रुपए कब डिपॉजिट करूंगा? फर्स्ट ईयर के एंड पे। क्यों? क्योंकि बात हो रही है एन्यूटी रेगुलर की। तो यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूंगा 1 लाख रुपए, ठीक है। फिर दूसरा 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, तीसरा 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, इसके बाद यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे। अच्छा, इस तारीख पे मुझे पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। मेच्योरिटी की डेट है ये वाली, 5th ईयर का एंड। अब मुझे ये पता करना है कि जो मैं 1-1 लाख रुपए करके 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा हूँ, एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स अलॉन्ग विद 12% इंटरेस्ट मुझे कितना पैसा मिलेगा, ये गिनना है। बात समझ आ रही? हर साल 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 5 साल के बाद पूरा पैसा एक साथ वापस आ जाएगा, तो ब्याज कितना मिलेगा वो कैलकुलेट करना है। क्या लग रहा है आपको, कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए? कुछ आइडिया आ रहा है? 2 मिनट लेके सोचो। बार बार गिनना पड़ेगा, वन टाइम कुछ लगा सकते हैं, कैसे करें?
ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं 5 लाख रुपए पे 12% इंटरेस्ट 5 साल के लिए। 1 लाख रुपए करके आपने 5 लाख डिपॉजिट किया ना, तो ऐसा कुछ गिन सकते हैं क्या? 5 लाख रुपए और इसके ऊपर 12% ब्याज 5 साल के लिए, ऐसा कुछ करके कैलकुलेशन करें तो चले? वो सही अप्रोच होगा? नहीं, क्योंकि ड्यूरेशन अलग अलग है। देखो ये वाला जो 1 लाख है, ये आपने आज इन्वेस्ट किया ना इधर फर्स्ट ईयर के एंड पे, ये 1 लाख रुपए आप निकालोगे कब? सीधा यहाँ पे। तो इस 1 लाख रुपए पे कितने साल का ब्याज मिलेगा आपको? 4 साल। बोलो, बात समझ आ रही है? इस 1 लाख रुपए पे कितने साल का ब्याज मिलेगा आपको? 4 साल। ठीक है, कहां से? यहां से लेके यहां तक 1 2 3 4। ठीक है, 4 साल का ब्याज मिलेगा। ब्याज के साथ कितना अमाउंट होगा पता चलेगा? सिर्फ ये वाला कंपाउंडिंग, वही फॉर्मूला जो अपन पहले देख रहे थे, अपना कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। और क्या, कुछ नया तो करना नहीं है। अगर इस 1 लाख पे मुझे 1 2 3 और 4 साल का ब्याज मिल रहा है और ब्याज है कितना? 12% पर एनम, तो मुझे ये पता चल सकता है कि इस 1 लाख की एटलीस्ट फ्यूचर वैल्यू क्या है। बोलो, उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? यही वाला। तो अगर इसको कैलकुलेट करें ना, तो कुछ ऐसे बनेगा, 1 लाख पे 12% पर एनम का इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। कौन से 4 ईयर्स? 1 2 3 और 4। कितना होगा ये गिन के बताओ ना। One seven 176200। सबका आ रहा है क्या? नहीं, कैसे करेंगे? यहां से शुरू करो। 1.12 इंटू इक्वल टू कितनी बार किया? वो याद है, कल बताया था कैल्सी पे ट्रिक। देखो याद करा रहा हूँ, सुनो। पहले कैल्सी पे ले लो, 1.12 इंटू इक्वल टू, ये किया, जो आया वो बताए क्या है? स्क्वायर पावर आया। एक बार फिर से इक्वल टू करो, क्यूब पावर आएगा। फिर से इक्वल टू करो, 4 पावर आएगा। आ रही बात समझ में? एक बार किया तो कितना? देखो यार, एक बार इक्वल टू किया इंटू इक्वल टू तो स्क्वायर आया, फिर से इक्वल टू किया तो क्यूब आया, फिर से इक्वल टू किया 4 आया। समझ आया? अब आप देखना कैल्शियम के ऊपर एक स्टेप नंबर भी दिखता है। कितना स्टेप नंबर दिख रहा है? जब यहां तक पहुंचे तो स्टेप नंबर 5 एक आगे दिखता है। तो स्टेप नंबर 5 मीन्स पावर 4, स्टेप नंबर 10 मीन्स पावर 9। तो ऐसे भी आप स्टेप नंबर से भी जा सकते हो। बार बार इक्वल टू करते हैं ना, फिर क्या होता है 4 बार इक्वल टू किया कि 5 बार इक्वल टू किया, भूल गए, फिर वापस 0 करके बार बार कर दो। तो स्टेप नंबर का यूज आप कर सकते हो, वैसा है। तो ये वैल्यू आ गई होगी आपकी। उसके बाद इंटू 1 लाख करके देख लो, फिर ये आंसर बन रहा है 176,200 बन रहा है। नहीं, स्टेप्स बता रहा हूं, करो, देखो आएगा ना। 1.12 ले लो कैल्सी पे, इंटू इक्वल टू करो, कितना फैक्टर आया? फैक्टर बताओ। 1.25। आगे कुछ है? फिर एक बार फिर से इक्वल टू करो, कितना आया? 1.4049। ठीक है, एक बार फिर से इक्वल टू करो, 1.57। 57। आता है सर। ये अलग आ रहा है ना? हाँ, 1.57 आ रहा है। That means for ये नंबर सर ग्रैंड टोटल आ रहा है। नहीं, वो नहीं चाहिए ना। अपना जो लास्ट में ये फैक्टर आ रहा है आपका, वो क्या आ रहा है? 1.57 आ रहा है। हाँ, तो उसमें इंटू 1 लाख कर दो, फिर कितना आंसर आ रहा है वो बताओ। 157,351। सॉरी, 157,351 बराबर है। 0.936। तो 352 कर देते हैं, पैसे में लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, सही आ रहा है ना? बराबर की ना? 4 साल का इंटरेस्ट सही है। अब ये इस 1 लाख की फ्यूचर वैल्यू है। अब आज बात कर लेते हैं इस 1 लाख रुपए की। ये भी तो इन्वेस्ट हुआ है। इस पे कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा? इस पे 3 साल का, 1 2 और 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। वो कैसे गिनेंगे? 1 लाख रुपए पे 3 साल का इंटरेस्ट 12% के हिसाब से। आ रहा है समझ में? अब ये निकाल सकते हो 1.12 इंटू इक्वल टू, वापिस करो 1.12 इंटू इक्वल टू, स्क्वायर आया, वैल्यू आई, एक बार इक्वल टू करो, फिर से क्यूब आया,
जो भी वैल्यू आ रही है कितनी 1.4 समथिंग आ रही होगी हाँ इंटू 1 लाख टोटल 1404 140 डबल जीरो आ रहा है ये 1,40,000 समथिंग वो चलेगा, पीछे का 1-2 डिजिट चलेगा। अप्रोक्स आ रहा है 1,40,400 के आसपास। हाँ विवेक बोलो, अब पता चला कैसे कितना है? ठीक है, तो ये फ्यूचर वैल्यू भी आ गई। अच्छा ये 1 लाख के बारे में क्या कहना है आपका? 2 साल का इंटरेस्ट, ठीक है, तो इस पे गिनेंगे 1 लाख इंटू 1.12 रेज टू 2। कितना आ रहा है 125 440 आया। अच्छा ये 1 लाख पे 1 साल का इंटरेस्ट, ये तो सीधा हो गया 1,12,000। अच्छा इस 1 लाख पे लास्ट वाले पे बोलो, ये 1 लाख रुपए पे कुछ ब्याज मिलेगा या नहीं? ये 1 लाख का भी इन्वेस्ट किया आखिरी साल पे, आखिरी दिन पे, और यही तो अपनी मेच्योरिटी की डेट है, इसी दिन तो सारा पैसा वापस मिलने वाला है। तो ये तो ऐसा सुबह इन्वेस्ट किया शाम को वापस आ गया, तो इस पे तो कोई ब्याज मिलेगा नहीं, बट जो लगाया वो तो वापस मिलेगा ना, 1 लाख तो वापस आएगा। अब इन सब का टोटल करोगे ना तो आपको आपका आंसर मिलेगा। टोटल करके देखो, आया ये। दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। तो जो आपने 5 लाख रुपए लगाए उस पे डिफरेंस का जो अमाउंट है 1,35,000 वो आपका ब्याज है, डिफरेंस का वो हो गया, इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। तो ये है कंसेप्ट कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर क्या होता है, क्या गिन रहा है। बट ये तो मैन्युअल कैलकुलेशन है, अब मैन्युअली तो हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फॉर्मूला पे। तो ये पूरा शॉर्टकट में एक फॉर्मूला से कैलकुलेट हो सकता है, इतना सब करने की जरूरत नहीं। बट कर क्या रहे हो वो पता होना चाहिए, तो उसके लिए समझा रहा हूँ। दिस प्योरली फॉर कंसेप्ट। 5 लाख इन्वेस्ट किया और टोटल इतना वापस आया, तो ऊपर का 1,35,000 आपका ब्याज है, बाकी का तो आप ही का पैसा था। आया समझ में? तो ये कैलकुलेशन है। अब इस चीज को फॉर्मूला वाइज अगर लेके जाए तो वो कैसे वर्क करता है वो देखो। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, एन्युटी इंटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाई आई, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, जो भी अपन गिन रहे थे। लगा के दिखा भी देता हूँ, टैली करा देता हूँ। एन्युटी का अमाउंट कितना है 1 लाख। एन्युटी उसी को बोलते हैं ना जो आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप तो हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। इंटरेस्ट रेट कितना है 12%। ड्यूरेशन कितना है ऊपर अपना 5 साल की स्कीम थी, -1 करना ही होता है। ये है सिर्फ आई। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो आई की वैल्यू क्या होगी? (0.12). तो नीचे क्या रखेंगे 0.12। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे ना, आंसर आ जाएगा। स्टार्ट कहां से करेंगे? 1.12 रेज टू 5। ये मुझे इसकी वैल्यू बताओ पहले तो। 1.762 आ रहा है, -1 0.762 डिवाइड बाई 0.12 6.35 आ रहा होगा, इंटू 1 लाख। अप्रोक्स वही आंसर आ रहा है जो पहले आ रहा था, पिछली स्लाइड में था ना। सेम आंसर आ रहा है। वो 50-100 रुपए का फर्क 6 लाख रुपए में आ सकता है डेसिमल की वजह से, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसा है। तो देखो प्रूव हो गया कि फॉर्मूला सही है। अब एक ही फॉर्मूला में काम हो गया। फॉर्मूला में मेहनत है कि याद रखना पड़ता है, उसमें फिर मैन्युअल लेबर वर्क करना पड़ता है। तो चॉइस आपकी है कि लेबर वर्क करके 5 बार गिनना है कि एक फॉर्मूला याद रखना है। देखो वैसे मैंने आपको दोनों तरीके से टैली करा दिया कि ये क्या किया ना वो आपको पता है, वो मैंने समझा दिया क्या किया। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अगर वो भी आपको जानना है वो बता देता हूँ। मे भी आपने मैथ्स में टॉपिक पढ़ा होगा, तो उससे ये सिर्फ आया कहाँ से वो बता रहा हूँ। ये जो हमने पिछली स्लाइड में किया, ये इसी को उन्होंने सम अप कर दिया वहां पे।
ये एक्चुअली में जो हमने कैलकुलेशन किया ना, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक टॉपिक है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम के लिए आपको फॉर्मूला ही ध्यान रखना, सिर्फ आपको रिलेट कराने के लिए कि कहाँ से आया। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करके करते थे एपीजीपी, थोड़ा बहुत याद हो, मैं ट्राई करता हूँ। देखो ऐसा कुछ था, फर्स्ट टर्म को बोलते थे ए, सेकेंड टर्म को बोलते थे ए आर, उसके बाद थर्ड टर्म आता था ए आर स्क्वेयर। ऐसा कुछ पढ़ा हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। उसका एक फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसको बोलते हैं कि अगला नंबर क्या होगा वो पैटर्न पता करना। तो अगर अगला नंबर कुछ मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। उसके समेशन का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कुछ ऐसा रहता है, ये फॉर्मूला है समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये फॉर्मूला सेम है, इसी पे ये पूरा बनाया हुआ है वैसे। तो अगर आपने एपीजीपी पढ़ा है तो इस बात को डिस्कस करने का मतलब है, नहीं पढ़ा है तो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा फोकस जो है ना वो इसके ऊपर है, फॉर्मूला के ऊपर। आया भी समझ में, क्लियर है? तो आपको इसमें जो नोट डाउन करना है वो कर लो, आप आराम से लिख के देख लो, या उससे पहले काम करते हैं, नोट डाउन वाला पार्ट फिर आराम से कर लो। उसके पहले मैं आपको लास्ट पॉइंट करा देता हूँ ताकि एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाए, फिर आप आराम से लिख सकते हो। और ये जो अननेसेसरी है ना ये हटा देता हूँ, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, वो मैं हटा ही देता हूँ ताकि आपको लिखना ही नहीं पड़े। तो यहाँ तक कोई क्वेरी है तो बोलो, समझ आया? अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, पिछली स्लाइड में देख लेते हैं। ये अपना टॉपिक था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। अगर इसके बदले में बात करूं एन्युटी ड्यू की, तो क्या फर्क पड़ेगा इस पूरे कैलकुलेशन में, वो देखना है, यहीं से समझ में आ जाएगा। सेम डेटा, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 12% ब्याज है, 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे बताओ ये टाइमलाइन में क्या फर्क पड़ेगा? वो पहले से 5 साल पहले स्टार्टिंग में इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। एन्युटी ड्यू का मतलब क्या था? बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एन्युटी रेगुलर का मतलब एंडिंग ऑफ द ईयर। तो अगर एन्युटी ड्यू है तो ये जो 1 लाख है ना वो यहाँ इन्वेस्ट होगा, बोलो सही है? और ये वाला 1 लाख यहाँ इन्वेस्ट होगा, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो जो 5 इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो यहाँ होंगे, बोलो सही है? यहाँ कुछ नहीं होगा लास्ट में, 5 इन्वेस्टमेंट हो गए साल के स्टार्टिंग में। इससे इन अमाउंट्स में कुछ फर्क पड़ेगा या सेम नंबर्स होंगे? पड़ेगा डेफिनेटली। अब पता है क्या होगा, ये वाला जो आपका 1 लाख है ना, इस पे 5 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, 4 साल का नहीं। बात समझ आई? 5 साल का, 1 2 3 4 5। तो अमाउंट कुछ और ही आएगा ना। वो अमाउंट क्या आएगा वो गिन के बता सकते हो? गिनो ना। मैं बस को यहाँ लिखता हूँ। ये आ रहा है? अच्छा, अब ये वाला जो 1 लाख है इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कितने साल का? 4 साल का। अमाउंट यही तो बनेगा 157,352, अलग थोड़ी ना आएगा, सेम ही आने वाला है। अच्छा, ये वाले 1 लाख पे 3 साल का इंटरेस्ट, यही अमाउंट बनेगा वापस। बात समझ आ रही है हो क्या रहा है? फिर ये वाला 4th वाले पे सेम अमाउंट वापस 1,25,440, और ये वाले 1 लाख पे, बोलो बात समझ आई? लास्ट वाला तो आएगा नहीं। अब ये टोटल करके देख लो कितना बन रहा है, करो ना एक बार। 176, 234, 157, ये पूरा टोटल करो। 7,2,6. ठीक है, देख लो टैली करके। सेवन डबल 1,426। दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, सॉरी ड्यू, एन्युटी ड्यू। हाँ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। और ये वाला अपना था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। ठीक है, डिफरेंस पता चला दोनों में? अब ये नंबर्स में डिफरेंस है, फॉर्मूला में भी कुछ फर्क पड़ता होगा, तो जो फॉर्मूला आपको लिखा है उसमें भी डिफरेंस बता देता हूँ। ये वाला, अब अगर एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला है यहाँ पे लिख रहा हूँ,
एक स्टेप चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। एन्यूटी इंटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई आई, यही था। इसमें एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आई रेज टू 1, एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला 1 प्लस आई रेज टू 1, इतना। बाकी देखो यही फॉर्मूला है, इतना तो है ही, सिर्फ एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया। और इसको नंबर्स में देखें ना, तो जो आपका एन्यूटी रेगुलर का आंसर था 6,35,284, उसमें मल्टीप्लाई कर दो 1.12 रेज टू 1, देख लो आंसर आ जाएगा 7,11,000 वाला जो बोल रहे थे। कितना था वैल्यू? 426 आ रहा है? थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, 150 रुपए, बट अप्रोक्स आ रहा होगा। टैली करा रहा हूँ हर जगह से, जो कर रहे हो वो क्या हो रहा है। आई बात समझ में क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमने फ्यूचर वैल्यू के सारे केसेस देख लिए, सिंगल कैश फ्लो, एन्यूटी रेगुलर, एन्यूटी ड्यू, ये एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट है। अब कल हमें देखना है प्रेजेंट वैल्यू, उसमें भी ऐसे 3 केस आएंगे, वन टाइम कैश फ्लो, एन्यूटी रेगुलर, एन्यूटी ड्यू। इतना करने के बाद अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट, फिर मॉड्यूल के सम्स देखने रहेंगे। वैसा है, यहाँ तक कुछ पूछना है, नहीं समझ आया कुछ तो बोलो। क्लियर है सारे पॉइंट? ठीक है, आपको अब जो नोट करना है आराम से आप बैठ के लिख लो। मैं देख लेता हूँ कहाँ से बाकी, यहाँ से आपका बाकी होगा ना। ये तो अपन ने डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग देख लिया था, यहाँ से बाकी है। तो पहले आप ये टाइटल दे दो, इसको लिखो, फिर बाकी की चीजें देख लेते हैं। हेलो, हाँ जी, 750 आज का? हाँ जी, हाँ जी, अवेलेबल है। आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए नाम और डिटेल। मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। ठीक है।